नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। हरियाणा बोर्ड का 2021 का कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए इस आर्थिक भूल भुलैया में उतरते हैं। पहले खंड से शुरू करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? विकल्प है राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, व्यापार चक्र या फिर मांग का सिद्धांत। तो इसका जवाब है डी, मांग का सिद्धांत। ओके। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है जंगल और पेड़ का उदाहरण। जब हम पूरे जंगल की बात करते हैं, जैसे देश की कुल आय या कुल मांग, मतलब बड़े लेवल पर। हाँ, तो वो हुआ समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम किसी एक पेड़ का अध्ययन करते हैं, जैसे एक ग्राहक का व्यवहार या किसी एक चीज की मांग, तो वो हुआ व्यष्टि, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो मांग का सिद्धांत एक व्यक्ति या एक उत्पाद से जुड़ा है? बिल्कुल। वाह, जंगल और पेड़, ये हमेशा याद रहेगा। हाँ। अगला सवाल थोड़ा अजीब लगता है। गिफेन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, ये क्या चीज है? कीमत बढ़ने पर तो मांग घटनी चाहिए ना? सही पकड़ा आपने। आमतौर पर मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। हाँ। लेकिन गिफिन वस्तुएं इस नियम को तोड़ देती हैं। ये वो बेहद जरूरी निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं जिनका कोई करीबी विकल्प नहीं होता। जैसे? सोचिए, बहुत गरीब दौर में अगर आलू या बाजरे जैसी मुख्य चीज की कीमत थोड़ी बढ़ भी जाए, तो लोग दूसरी महंगी चीजें जैसे मांस छोड़कर पेट भरने के लिए यही और ज्यादा खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है और इसका ढलान धनात्मक हो जाता है। तो ये मजबूरी का सौदा है। अब आते हैं एक बड़े नाम पर, केन्स। प्रश्न है, केन्स की विचारधारा किसकी वकालत करती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, सरकारी नियंत्रण या मुक्त अर्थव्यवस्था? लॉर्ड कीन्स का नाम 1929 की महामंदी के बाद बहुत बड़ा हुआ। उन्होंने देखा कि बाजार को पूरी तरह अकेला छोड़ देना वो खतरनाक हो सकता है। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता सुझाया, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें निजी कंपनियां भी होती हैं और जरूरत पड़ने पर सरकार भी हस्तक्षेप करती है, ताकि अर्थव्यवस्था पटरी से ना उतरे। ये बाजार की आजादी और सरकारी जिम्मेदारी का एक संतुलन है। यानी ना पूरी तरह सरकार का राज, ना पूरी तरह बाजार का। बिल्कुल। अब एक गणित का सवाल। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी 1 है, तो गुणक के होगा। विकल्प है 0, 1, 2 या अनंत। इसका उत्तर है डी, अनंत, इन्फिनिटी। अनंत। हाँ, ये सुनने में जटिल लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा है। एमपीसी का मतलब है कि अगर आपकी कमाई 1 रुपया बढ़ती है, तो आप उसमें से कितना खर्च करते हैं। ओके। अगर एमपीसी 1 है, तो इसका मतलब आप पूरा का पूरा बढ़ा हुआ रुपया खर्च कर देते हैं। आप सोचिए, मैंने आपको 100 रुपये दिए। मैंने वो खर्च कर दिए। हाँ, आपने वो 100 रुपये दुकानदार को दे दिए। दुकानदार ने वो 100 रुपये अपने सप्लायर को दे दिए। ये 100 रुपये अर्थव्यवस्था में घूमते ही रहेंगे। अच्छा, एक चेन रिएक्शन की तरह। बिल्कुल। और अनंत आय पैदा करेंगे। इसी ये सूत्र K = 1, 1 माइनस एमपीसी में जब एमपीसी 1 होता है, तो जवाब 10 यानी अनंत आता है। चलिए, अब इतिहास का एक सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई? ये एक सीधा तथ्य है। इसका जवाब है सी, 1935। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। ओके। अगला सवाल टैक्स से जुड़ा है। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स है? सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क या आयकर? इसका सही जवाब है डी, आयकर। और इनमें फर्क क्या है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में फर्क बड़ा मजेदार है। सोचिए, जब आप किसी रेस्टोरेंट में बिल देते हैं, तो उस पर लगा जीएसटी असल में आप दे रहे हैं। हाँ, पर जमा तो रेस्टोरेंट वाला करता है। सही बात। ये है अप्रत्यक्ष कर, जिसका बोझ आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब आपकी तनख्वाह पर जो इनकम टैक्स कटता है, वो आप ही की जेब से जाता है और उसे कोई और नहीं भर सकता। अच्छा, तो वही प्रत्यक्ष करें। जी। यानी जिसका टैक्स बोझ भी उसी का। साफ है। अब एक समीकरण वाला सवाल है। सही समीकरण चुनिए। इसमें एमआर, टीआर और क्यू के बीच का रिश्ता पूछा गया है। यहाँ सही समीकरण है सी, एमआर = डेल्टा टीआर डेल्टा क्यू। इसे आसान भाषा में समझाइए। चलिए इसे तोड़ते हैं। मान लीजिए आप समोसे बेचती हैं। एमआर यानी मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है
एक और समोसा बेचने पर आपकी कुल कमाई, टोटल रेवेन्यू में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो ये समीकरण बस यही कह रहा है कि कुल कमाई में हुए बदलाव डेल्टा TR को बेची गई अतिरिक्त मात्रा डेल्टा Q से भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा कि उस एक अतिरिक्त समोसे ने कितना कमा कर दिया। हर अगला समोसा कितना कमाएगा। बिल्कुल। अगला सवाल ग्राफ से जुड़ा है। MC वक्र AC वक्र को कहाँ काटता है? ये हमेशा CAC वक्र के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ये हर बिजनेस के लिए एक सुनहरा नियम है। ऐसा क्यों? सोचिए, जब तक आपकी अगली चीज बनाने की लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट आपकी औसत लागत से कम है, तब तक आपकी औसत लागत गिरती जाएगी। ठीक है। जैसे ही अगली चीज बनाना औसत से महंगा पड़ने लगेगा, औसत लागत बढ़ने लगेगी, तो वो दोनों कहाँ मिलेंगे? ठीक उस स्वीट स्पॉट पर जहां औसत लागत सबसे कम होती है। बिल्कुल। यानी सबसे किफायती प्रोडक्शन पॉइंट पर। इसी से जुड़ा अगला सवाल है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म संतुलन में कब होती है? संतुलन की मुख्य शर्त है B MC = MR, मतलब यानी सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो। एक व्यापारी तब तक सामान बनाता और बेचता रहेगा जब तक उसे हर अगली चीज पर कुछ न कुछ फायदा हो रहा है। हाँ, वो ठीक उस पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा जहां एक और चीज बनाने का खर्चा MC उससे होने वाली कमाई MR के ठीक बराबर हो जाए। उसके आगे बनाना मतलब नुकसान। समझ गई। अब एक समस्या के बारे में सवाल है। दोहरी गणना की समस्या कौन सी विधि में होती है? यह समस्या आती है C उत्पाद विधि में। दोहरी गणना ये क्या है? ये ऐसा है जैसे आप राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसान के उगाए गेहूं की कीमत भी जोड़ लें, फिर चक्की वाले के आटे की कीमत भी जोड़ लें और आखिर में बेकर की ब्रेड की भी। अरे, तो गेहूं की कीमत तो 3 बार जुड़ गई। बिल्कुल, इसी को दोहरी गणना कहते हैं। इससे बचने के लिए सिर्फ अंतिम उत्पाद यानी ब्रेड की कीमत ही गिनी जाती है। ठीक है, एक ही चीज को बार बार नहीं गिनना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गैर कर प्राप्ति नॉन टैक्स रिसीट है? इसका जवाब है C उपहार और ग्रांट। ओके। सरकार की कमाई दो तरह की होती है। एक जो वो हमसे एक तरह से जबरदस्ती लेती है जिसे टैक्स कहते हैं, और दूसरी जो उसे बिना किसी बाध्यता के मिलती है, जैसे किसी दूसरे देश से मिली सहायता, ग्रांट या कोई बड़ा दान। ये गैर कर प्राप्तियां हैं। जी। और इस खंड का आखिरी सवाल, भुगतान संतुलन BOP हमेशा होता है प्रतिकूल, संतुलित या अनुकूल? ये हमेशा संतुलित कैसे हो सकता है? ये सवाल अक्सर फंसाता है। लेखांकन यानी अकाउंटिंग के नजरिए से ये हमेशा B संतुलित होता है। अच्छा। क्योंकि ये दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित है। हर लेनदेन के दो पहलू होते हैं, एक क्रेडिट और एक डेबिट। तो आखिर में हिसाब किताब हमेशा बराबर हो ही जाता है। भले ही असल में देश को घाटा हो रहा हो। हाँ, भले ही असल में घाटा हो या फायदा, ये एक अकाउंटिंग की सच्चाई है, आर्थिक सच्चाई नहीं। अच्छा, तो ये कागजी तौर पर हमेशा बैलेंस रहता है। चलिए अब दूसरे खंड पर आते हैं, रिक्त स्थान भरें। पहला है अर्थशास्त्र एक डैश विज्ञान है। यहाँ आएगा सामाजिक। सामाजिक। जी, क्योंकि ये मशीनों या केमिकल्स का नहीं, बल्कि इंसानों और समाज के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अगला, तटस्थता वक्र इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु की ओर डैश होता है। ये शब्द थोड़ा मुश्किल है। हाँ, तकनीकी शब्द है उन्नत दर यानी कॉन्वेक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि यह वक्र अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। यह दिखाता है कि अगर आपके पास बहुत सारी चाय और कुछ बिस्किट हैं, तो आप एक और बिस्किट पाने के लिए बहुत सारी चाय छोड़ने को तैयार होंगे। लेकिन जब आपके पास बिस्किट ज्यादा हो जाएंगे, तो आप एक और बिस्किट के लिए बस थोड़ी सी ही चाय छोड़ेंगे। ठीक है। प्रश्न 15, मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होगी। ये इकाई के बराबर होगी यानी 1। मतलब? इसका मतलब है कि उस बिंदु पर कीमत में जितने प्रतिशत बदलाव आएगा, मांग में भी ठीक उतने ही प्रतिशत बदलाव आएगा, एकदम बराबर। प्रश्न 16, पैमाने के प्रतिफल एक डैश धारणा है। ये एक दीर्घकालीन लॉन्ग रन धारणा है। दीर्घकालीन क्यों? क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि जब एक कंपनी अपनी पूरी फैक्ट्री, मशीनें, मजदूर सब कुछ एक साथ बढ़ाती है, तो उत्पादन पर क्या असर पड़ता है, और ये सब कुछ बदलना सिर्फ लंबे समय में ही संभव है। अगला, औसत लागत AC वक्र डैश होता है। ये यू आकार का होता है। अच्छा, यू शेप्ड। जी,
जैसा हमने पहले बात की थी, शुरू में लागत घटती है, फिर न्यूनतम होती है और फिर बढ़ने लगती है। प्रश्न 18 औसत आय AR प्रति इकाई उत्पादन की डैश होती है। 10 पेन 100 रुपए में बेचे तो आपकी औसत आय प्रति पेन 10 रुपए हुई, जो कि एक पेन की कीमत ही है। ठीक है। प्रश्न 19, सामान्य लाभ की अवस्था में इस अवस्था में कुल आगम TR और कुल लागत TC बराबर होते हैं। TR बराबर TC। इसे ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं शायद। बिल्कुल, मतलब ना फायदा ना नुकसान, बस दुकान चलती रहे। प्रश्न 20 की पूर्ति बेलोचदार होती है। यहाँ दूध आएगा। दूध क्यों? क्योंकि दूध जैसी चीजें खराब हो जाती हैं, उन्हें आप स्टोर नहीं कर सकते। तो भले ही कीमत एकदम बढ़ जाए, आप रातों रात दूध का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते, इसलिए पूर्ति बेलोचदार है। प्रश्न 21, कीमत विभेद बाजार की अवस्था में संभव है। यह एकाधिकार मोनोपोली में संभव है। कीमत विभेद मतलब एक ही चीज के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग दाम वसूलना। जैसे बिजली कंपनी घरों के लिए अलग रेट और फैक्ट्रियों के लिए अलग रेट रखती है। अच्छा, ऐसा वही कर सकता है जिसका बाजार पर कब्जा हो। अब कुछ जाने पहचाने सवाल। विश्व महामंदी का वर्ष डैश था। ये 1929 था, जब अमेरिकी शेयर बाजार डूबा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। अगला समीकरण, बाजार कीमत पर जीडीपी इज इक्वल टू बाजार कीमत पर एनडीपी प्लस डैश। यहाँ आएगा घिसावट, डिप्रिसिएशन। तो ग्रॉस और नेट में हमेशा घिसावट का ही फर्क होता है। जी, हमेशा। प्रश्न 24, डैश अवस्था में वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय होता है। यह है वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। यानी 1 किलो गेहूं के बदले 2 लीटर दूध। बिल्कुल, पैसे का कोई काम नहीं। ये दिलचस्प है। भारत में 1 रुपए का नोट डैश द्वारा जारी किया जाता है। ये केंद्रीय सरकार, मतलब भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। आरबीआई नहीं, ये एक मजेदार तथ्य है। 2 रुपए से लेकर 2000 तक के सभी नोट आरबीआई जारी करता है, पर 1 रुपए का नोट नहीं। जब एसएडी हो तब पूर्ति की प्रवृत्ति मांग से डैश होगी। अधिक होगी। एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई, कुल पूर्ति, और एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग। तो इसका असर क्या होगा? जब बाजार में माल ज्यादा और खरीदने वाले कम हों, तो सामान बिकेगा नहीं और कीमतें गिरेंगी। एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क, जैसा हमने पहले बात की। इसका बोझ अंत में ग्राहक पर ही पड़ता है। और इस खंड का अंतिम सवाल, जब निर्यात आयात से तब व्यापार संतुलन होगा। ये अनुकूल, फेवरेबल होगा। मतलब अच्छी बात है। हाँ, मतलब देश बाहर सामान बेच ज्यादा रहा है और खरीद कम रहा है, यानी देश विदेशी मुद्रा कमा रहा है। बहुत अच्छे। अब हम अंतिम पड़ाव पर है, सत्य या असत्य। ये एक तरह का मिथ बस्टिंग राउंड है। चलिए। प्रश्न 29, पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है। ये असत्य है, फॉल्स। क्यों? सोचिए, एक दुकानदार के गोदाम में 100 बोरी चीनी है, ये स्टॉक है। वो आज बाजार में 80 बोरी बेचने को तैयार है, ये पूर्ति है। वो 100 से ज्यादा तो बेच ही नहीं सकता। सही बात है। तो पूर्ति स्टॉक से ज्यादा कमी नहीं हो सकती। प्रश्न 30, तटस्थता वक्र पर उपयोगिता समान रहती है। ये सत्य है, ट्रू। इसकी तो परिभाषा यही है। उस वक्र पर आप कोई भी पॉइंट चुन लें, आपको बराबर की संतुष्टि मिलेगी। प्रश्न 31, सरकारी बजट सरकार के आय और व्यय का अनुमानित आकलन है। ये भी सत्य है। बजट भविष्य का अनुमान होता है, अतीत का हिसाब नहीं। प्रश्न 32, एक और सूत्र, गुणक का मूल्य बराबर 1-1 MPS। ये असत्य है, फॉल्स। यहाँ क्या गड़बड़ है? यहाँ एक छोटा सा जाल है। सही सूत्र या तो 1 MPS होता है या 1 MPC। 1 MPS गलत है। अच्छा। प्रश्न 33, वृद्धावस्था पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होती है? असत्य। क्यों नहीं? क्योंकि राष्ट्रीय आय में केवल अर्जित आय शामिल होती है, यानी वो पैसा जो आपने किसी काम के बदले कमाया है। पेंशन एक सहायता या हस्तांतरण भुगतान है, कमाई नहीं। प्रश्न 34, व्यापार शेष बीओटी तथा भुगतान शेष बीओपी में अंतर पाया जाता है। ये सत्य है, ट्रू। इनमें क्या अंतर है? व्यापार शेष बीओटी सिर्फ सामान के लेन देन को देखता है, जबकि भुगतान शेष बीओपी एक बड़ी तस्वीर है जिसमें सामान के साथ साथ सेवाएं और पूंजी का लेन देन भी शामिल होता है। प्रश्न 35,
बैंक दर वह दर है जो बैंक सरकार को ऋण देने पर लेते हैं। असत्य। यह परिभाषा उल्टी है। तो सही क्या है? बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई यानी बैंकों का बैंक दूसरे कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। प्रश्न 36। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में कोई संबंध नहीं है। ये तो पूरी तरह असत्य है। ये तो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। एक एक बूंद से ही तो सागर बनता है। एक एक व्यक्ति का आर्थिक व्यवहार ही मिलकर पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर बनाता है। प्रश्न 37। बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं। असत्य। तो क्या कहते हैं? बजट रेखा को कीमत रेखा कहते हैं। यह दिखाती है कि आप अपनी जेब के हिसाब से क्या-क्या खरीद सकते हैं। प्रश्न 38। घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू नहीं होता है। असत्य है, बल्कि ये नियम कृषि पर सबसे ज्यादा और सबसे पहले लागू होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जमीन तो उतनी ही रहती है। आप उस पर ज्यादा मजदूर या ट्रैक्टर लगाएंगे तो एक सीमा के बाद पैदावार उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। प्रश्न 39। एकाधिकार में फर्म तथा उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है। ये सत्य है, ट्रू। कैसे? जब बाजार में बेचने वाला ही एक हो, जैसे पुराने जमाने में टेलीफोन के लिए सिर्फ एक ही कंपनी थी, तो वही कंपनी फर्म भी है और वही पूरा का पूरा उद्योग भी। और हमारा 40वां और अंतिम सवाल, सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। ये सत्य है। सेवा कर, सर्विस टैक्स का भार सेवा देने वाला अंत में ग्राहक पर ही डाल देता था। अब तो ये जीएसटी में है। हाँ, अब तो खैर ये जीएसटी में शामिल हो गया है, जो खुद एक बड़ा अप्रत्यक्ष कर है। तो ये थी हमारी 40 सवालों की यात्रा। हमने 40 छोटे छोटे दरवाजों से अर्थशास्त्र की एक बड़ी दुनिया में झांका। बिल्कुल। और इन सब सवालों से एक बात साफ होती है कि अर्थशास्त्र के ये बुनियादी नियम सिर्फ किताबी नहीं हैं। ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि बाजार कैसे काम करता है, सरकारें नीतियां क्यों बनाती हैं, और हमारे अपने आर्थिक फैसले देश पर क्या असर डालते हैं। जी एकदम सही कहा। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस पूरे प्रश्न पत्र में हमने मांग का नियम, लागत के सिद्धांत और बाजार के कई क्लासिक मॉडल्स देखे। सोचने वाली बात यह है कि आज की डिजिटल दुनिया में, जहां उबर सर्च प्राइसिंग तय करता है, ज़ोमैटो पल पल में डिस्काउंट बदलता है और एआई सब कुछ तय कर रहा है, क्या ये 100 साल पुराने सिद्धांत अब भी उतने ही प्रासंगिक हैं? या हमें अर्थशास्त्र को समझने के लिए एक नई किताब की जरूरत